हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका DSR फॉर यू में। बच्चों, आज का जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इस वीडियो को आप लोग को बहुत अच्छे से सीख लेना है, समझ लेना है, देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों की निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और उनको समझाऊंगा भी। तो आप लोगों का ये पूरा चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसे। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि निर्देशांक ज्यामिति जो है बच्चों, इसको 6 नंबर आवंटित किए गए हैं। इसमें से 2 प्रश्न आने हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब कि 1-1 नंबर के, और 2 प्रश्न आने हैं 2-2 नंबर के। टोटल 6 नंबर हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक। बच्चों, इसे सीखने के पहले आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जान लेनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को इसको देखना है बच्चों, ये कहलाता है ग्राफ, ये कहलाती है एक्स अक्ष, 2 कलर से मैंने दिखाया है, ये कहलाती है वाई अक्ष। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे मिलती हैं ये कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। मेरा पेन नहीं चल रहा है। मूल बिंदु, इसे कहते हैं मूल बिंदु। x का 0 यहाँ पाया जाता है और y का भी 0 यहाँ पाया जाता है। तो इस ग्राफ से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए, ये पहला प्रश्न आ सकता है, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? तो मूल बिंदु में बच्चों देखो, इसको एक और चीज़ बता दूं, ये जो x होता है ये एक प्रकार से भुज कहलाता है आप लोगों का, और y कहलाती है कोटि। y क्या कहलाती है? कोटि। कोई भी बिंदु की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए तो उसमें जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 और 3 की मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये जो 2 है ना, ये x का मान है और ये 3 जो है ये y का मान है। बात हो रही थी मूल बिंदु के निर्देशांक, तो ये आगे का मान x है और पीछे का मान है y है। अब मूल बिंदु में x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0-0 होते हैं। कितने होते हैं? 0-0, आप लोगों को पता होगा। दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है, बिंदु 2-3 की y अक्ष से दूरी। देखे, 2-3 की y अक्ष से दूरी या x अक्ष से दूरी। अब ये वैल्यू है किस चीज की? ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है y की। अगर इसमें बोल दिए कि x अक्ष से दूरी, मतलब x को आप छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? केवल 3। x अक्ष से दूरी क्या होगी? 3। और अगर बोल दें y अक्ष से दूरी, तो y को छोड़ दो, मतलब इसको आप छोड़ दो, तो बचा कितना? 2। मतलब कि जब x अक्ष से दूरी निकालते हैं तो y का मान रख देते हैं और y अक्ष से दूरी निकालते हैं तो x का मान रख देते हैं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आप लोग को बताऊंगा, ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट। फिर देखें एक और चीज, 3 संरेख बिंदु। 3 संरेख बिंदु क्या होते हैं बच्चों? संरेख, एक ही समान रेखा पे हैं, जो समान रेखा मतलब संरेख। ठीक है, ये देखो 3 बिंदु A B C, याद कर लो ये चीज मैं बता रहा हूँ। 3 संरेख बिंदु क्या होंगे? वो बिंदु जो एक ही रेखा पे बने होंगे उन्हें 3 संरेख बिंदु कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, परीक्षा अध्ययन के ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखो, पहला प्रश्न ये बोल रहे हैं, एक्स अक्ष से बिंदु इतने इतने की दूरी ज्ञात करो। एक्स अक्ष से, अब देखो ये है मान x का और ये है y का, तो x अक्ष पे दूरी क्या होगी? तो x का मान गायब कर दो, y का मान मतलब क्या आ जाएगा? 3। तो पहले वाले का बी ऑप्शन होगा। देख लें आप लोग, ये पहले वाले का बी ऑप्शन। ठीक है ना, ये आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए मैंने बताया है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होती है? तो y अक्ष से दूरी में किसका मान लिया जाता है? x अक्ष का मान ले लेते हैं ना। अभी मैंने बताया ना आप लोगों की, जैसे ये बिंदु प्रश्न लिया था, मैंने कहा था बिंदु 2-3 की y अक्ष से दूरी। जब y अक्ष से दूरी लिया था तो ये रहा y का मान, ये x का मान। अब y से दूरी ले लिया तो इसको गायब कर दो, केवल ये लिख दो, तो 2। मतलब जब y अक्ष से दूरी निकालते हैं तो अपन को क्या लिखना पड़ता है? x का मान। और जब x अक्ष से दूरी निकालते हैं तो क्या लिखना पड़ता है? y का मान। इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है। तो अगर यहाँ पे आ गया कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो क्या लिख दोगे आप? x अक्ष के निर्देशांक। ठीक है, x निर्देशांक या भुज। फिर x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? y निर्देशांक या कोटि। मैंने बताया ना, x को आप क्या कहते हैं? भुज, और y को कहते हैं कोटि। अभी मैंने बता दिया। अब देखें, अब हम आपको एक चीज और बता दे रहे। एक 5वां प्रश्न है कि 3 संरेख बिंदुओं से, देखो ये 3 संरेख बिंदु हैं, ये 3 संरेख बिंदु हैं। ये बोल रहे हैं 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे भाई साहब, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो त्रिभुज कहाँ बनेगा? त्रिभुज बनाने के लिए कैसे मिलते हैं बिंदु? 3 बिंदु मिलते हैं इस तरीके से, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। तो ये संरेख थोड़ी हैं, ये तो अलग अलग रेखा पे बने हैं, ये इस रेखा पे, ये इस रेखा पे, ये इस रेखा पे। तो अगर 3 संरेख बिंदुओं से मिला करके कोई त्रिभुज बनाया जाएगा तो उसका मान क्या होगा?
हमेशा शून्य होगा। शून्य क्यों होगा? कि भैया त्रिभुज ही नहीं बन रहा तो कहाँ से मान निकाल लें? तो ये देखो 5वें का उत्तर, 3 संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये देखिए उत्तर लिखा है 0। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे प्रश्न बैंक के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखो बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न जो मैंने बता दिए ना उनको आप देख लेना। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0, अभी मैंने बता दिया। एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर, देखो ये बिंदु क्या है? एक्स अक्ष पर स्थित है और मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0, तो पहले तो हम 0 0 रखेंगे। ये देखें हम क्या रखेंगे? 0 0। अभी बोल रहा है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, और ये जो है ये कहाँ एक्स अक्ष पर स्थित है, मतलब ये एक्स का मान कितना दे दिया है? 4। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसमें जो बा वाला है ऑप्शन वो सही होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बा वाले को निशान लगा देना। क्या बताया मैंने? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते? 0 0। अब चूंकि ये जो है एक्स अक्ष पर स्थित है 4 इकाई, तो एक्स अक्ष पर स्थित 4 है तो एक्स की वैल्यू 4 रख दो, तो ये हो गया 4 और 0। फिर ये तीसरा प्रश्न है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। वो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ये पहला वाला। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे 3-4 प्रश्न हैं जिनमें आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। मेरी दृष्टि से 6वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि 6वें प्रश्न की वैल्यू थोड़ी सी अलग दी हुई है। ऐसे ही 7वां प्रश्न भी थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको आपके सामने हल करके बता दे रहा हूँ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखें आप सबसे पहले 6वां प्रश्न के मान देख लें। लिखा हुआ है बिंदुओं ऋण 5 7 और ऋण 1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें दिए गए बिंदु हैं कौन कौन से? ऋण 5 7 और ऋण 1 3। अब देखो ये x है, ये y है, ये भी x है, ये y है। अब दो बार x और y मिल रहे हैं, तो इनको कैसे लिखा जाता है? दिए गए बिंदु हैं x1 y1 बराबर ऋण 5 7 और x2 y2 बराबर ऋण 1 3। मतलब कि ये जो है x1 का मान 5 है और y1 का मान 7 है, x2 का मान ऋण 1 है और y2 का मान 3 है। इतना आपको समझ में आ गया? प्रश्नानुसार इनके बीच की दूरी, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का आप फॉर्मूला लगा तो क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और पूरा जी अंडर रूट के अंदर रहता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान रख देंगे। ये अपन ने करनी पहले ज्यों की त्यों लगा दिए, कोष्टक लगाएंगे। x2 का मान कितना था? ऋण 1, तो यहाँ ऋण 1 रख दो x2 की जगह पे, माइनस तो माइनस। फिर x1 का मान कितना था? ऋण 5, तो यहाँ पे हम ऋण 5 रखेंगे। अब चूंकि एक माइनस ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे इसमें कोष्टक लगाना पड़ेगा और फिर बड़ा कोष्टक लगा के पूरा स्क्वायर लगा दें, जो ये वाला स्क्वायर था उसे, प्लस ये रहा प्लस, तो ये प्लस। फिर y2 का मान कितना है? 3, तो ये 3 रख दिए, माइनस y1 का मान कितना? 7, तो ये 7 रख दिए, और ये बाहर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। इसको सॉल्व करेंगे अब हम। ऋण 1 तो ऋण 1, ऋण और ऋण हो गए धन, तो ऋण 1 धन 5 हो गया, और पूरा स्क्वायर रहा तो स्क्वायर धन, फिर 3 ऋण 7, ये जो कहते हैं लिख के स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। धन के 5 हैं और ऋण के 1 हैं। ये कैसे हल होता है? मैंने पुराना वही स्टाइल कि 1 रुपये की आपका माइनस, मतलब उधारी है और नगद है आपके पास 5 रुपये, तो आपने 1 रुपये की उधारी चुका दी है तो आपके पास नगद के 4 रुपये बचे। ठीक है ना, तो ये आ गया 4, स्क्वायर रहा तो स्क्वायर, 3 में से 7 गए। अब देखो यहाँ 3 के सामने कोई निशान नहीं तो प्लस है, तो ये 3 रुपये नगद है और 7 रुपये की उधारी है। आपने 3 चुका भी दिए तो भी 4 की उधारी बची ना आपके पास, तो ये आ गया ऋण 4। स्क्वायर रहा तो स्क्वायर लगा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि स्क्वायर जब लगा रहता है तो चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की संख्या हो, दोनों का मान प्लस में ही आएगा। तो 4 का वर्ग होता है 16, ये लिख दिए। यहाँ जब आप हल करोगे ऋण 4 का वर्ग तो ये भी 16 होगा, ये तो बन जाएगा आप लोगों से, इतना कॉमन सी चीज़। अब 16 और 16 होते हैं 32। देखें ये हो गया 16 16 और 16 कितने होते हैं? 32 होते, तो ये आ गया करनी 32। अब इस करनी 32 को हमें हल करना है। जब आप हल करोगे किस तरीके से हल किया जाता है ये आपको तो पता होगा। ये इस तरीके से 32 को लिख करके 2 से देंगे, सबसे पहले 2 एकम 2, मतलब 2 16 32, फिर देंगे 2 8 16, फिर देंगे आप 2 चौके 8, फिर देंगे आप 2 दूनी 4, फिर देंगे आप 2 एकम 2, तो कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2। ठीक है, तो ये लिख दोगे आप 5 बार 2, 1 2 3 4 5। अब चूंकि लगा है यहाँ वर्गमूल करनी लगी हुई है तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, जोड़ा बन के बाहर आ गया ये 2, और ये जोड़ा बन के ये भी 2 बाहर आ गया। अंदर एक सिंगल 2 बचा करनी के अंदर, ये लिख दिए। ये हुआ कितना? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 मतलब कि 4। ठीक है, ये आ गया 4 आपका, और
बाहर अंदर बचा क्या, करनी 2। तो आप लिख दोगे उत्तर, अतः इनके बीच की अभीष्ट दूरी 4 करनी 2 इकाई होगी। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इकाई, क्योंकि इसमें ना सेंटीमीटर दिया ना मीटर दिया, कुछ भी नहीं दिया, केवल प्रश्न में बिंदु दे दिए थे, तो इसका उत्तर आ जाएगा अतः इनके बीच की अभीष्ट दूरी 4 करनी 2 इकाई होगी। तो ये आ गया। जीपीएच वाले इतने क्या बताएं, थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करते। देखो यहाँ 8 कर दिए इनने, ये गलत है। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 4 करनी 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला अगर आपसे कोई भी सवाल आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, ये देखो 5वां सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे आप लोग देख लें, ये 7वां सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है। तो 7वां सवाल में अगर आपको इसी तरीके से हल करना पड़े तो उसको आप कैसे हल करोगे, देखें 7वें प्रश्न का हल। ये है प्रश्न 7वां, क्या दिया हुआ है, दो बिंदुओं ए बी और ऋण ए ऋण बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी आप देख लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है इसमें, क्योंकि संख्या नहीं है, अंक नहीं है, ए बी की मान दे दिए गए हैं, इसलिए इसको पूछा जा सकता है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, दिए गए बिंदु हैं x1 y1 बराबर ए बी और x2 y2 बराबर ऋण ए और ऋण बी। प्रश्नानुसार इनके बीच की दूरी, वही चीज वही फंडा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे। x2 का मान रख देंगे, x2 का मान कितना है, ऋण a, तो यहाँ ऋण a माइनस, तो था माइनस x1 का मान कितना है a, तो ये a हो गया, स्क्वायर रहा तो स्क्वायर लगा, तो प्लस y2 का मान ऋण b, तो ये ऋण b माइनस माइनस y1 का मान b, ये b आ गया, स्क्वायर रहा तो स्क्वायर, ऋण a और ऋण a, ये ऋण a रहा और ये ऋण रहा, तो होगा ऋण के 2a, स्क्वायर रहा तो स्क्वायर, ऋण बी हो गए ऋण के 2b, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, माइनस है तो माइनस का सबसे पहले प्लस हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4, a का हो गया a स्क्वायर, यहाँ भी माइनस था तो प्लस हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4, b का हो गया b स्क्वायर। अब देखो ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दोनों से हमने 4 कॉमन निकाल लिए, यहीं पे अंदर ही अंदर, तो यहाँ बचा केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, करनी 4 और ये करनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। करनी 4 का मान होता है 2, ये तो हल होगा नहीं, तो ये आ गया हमारा मान। लास्ट में आपको क्या लिख देना है, वैसे ही, अतः इनके बीच की अभीष्ट दूरी कितनी होगी, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेना, देख लेना। तो बच्चों आप लोगों को 2 प्रश्न यहाँ पे सीख लेना है इस अध्याय से, एक 6वां प्रश्न तैयार कर लेना है और एक ये 7वां प्रश्न तैयार कर लेना है। अब इसके बाद मेरी नज़र से ये 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लें, सीख लें। ये बोल रहे हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 ऋण 1 0 और 2 ऋण 4 है। देखें इसका उत्तर, देखें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष हैं, सबसे पहला मान x1 y1 बराबर 2 3, x2 y2 बराबर ऋण 1 0, x3 y3 बराबर 2 ऋण 4। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिख दिए, प्रश्न से लिख दिए। जो पहला मान था वह x1 y1, दूसरा मान x2 y2, तीसरा मान x3 y3, क्योंकि इस प्रश्न में बच्चों 3 मान दिए थे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके, अब इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है 1/2 x1। देखो इसको कैसे याद करना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3। अब जब 2 आ गया, मतलब ये चक्री चलती है, कैसी चक्री चलती है, ये चक्री चलती इस टाइप से 1 2 3, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1 1, ऐसे चक्री चलती है। देखो पहले लिए 1 2 3, अब ये 1 ले लिए थे तो दूसरा 2 से स्टार्ट हुआ, जब 2 आ गया तो यहाँ पे 3 1 आएगा, फिर ये 3 आ गया तो 3 के बाद क्या आता है बच्चों, 1 और 2, ये आ गया 1 और 2। याद रखना बाहर होगा x और अंदर होगा कोष्टकों में y। तो सूत्र याद कर लेना 1/2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूत्र भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको सॉल्व करें, 1/2 जो कहते हैं x1 का मान कितना था 2, तो यहाँ 2 रख दिए, y2 का मान कितना था 0, तो यहाँ 0 आ गया, माइनस y3 का मान ऋण 4 था तो यहाँ ऋण 4 आ गया, मगर बाहर ऋण लगा है तो अंदर इसको कोष्टक में रखना पड़ेगा, प्लस x2 का मान कितना था ऋण 1 लगा दिए, कोष्टक लगाए, y3 थोड़ा बच्चों यहाँ गड़बड़ हो गई थी लिखने में इसलिए ओवर राइटिंग है, y3 का मान कितना था ऋण 4, तो ये ऋण 4 लिख दिए, माइनस तो माइनस y1 का मान कितना है 3, तो यहाँ ये 3 आ गया, प्लस x3 का मान कितना है 2, तो ये 2 आ गया, y1 का मान कितना है 3, यहाँ 3 लिख दिए, माइनस तो माइनस y2 का मान 0 था, ये 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 जो कहते हो 2, ये जो कहते हो, ये 0 तो हटा दो, ऋण और ऋण हो गया धन, तो ये आ गए धन के 4,
यहाँ प्लस और माइनस हुआ तो ये माइनस आ गया, 1 तो 1 ही 1। ऋण के 4 और ऋण के 3, तो ऋण के 4 के ऊपर रखे रुपए की उधारी और 3 रुपए की उधारी, तो 7 रुपए की उधारी। ये ऋण के 7 है, ठीक है, दिख रहे होंगे आपको। प्लस तो प्लस, 2 की 2 ही 2, 3 में से शून्य गए तो 3 ही बचे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 चौके 8, ऋण और ऋण हो गए धन, 7 एकम 7, 2 दिया 6, धन रहा तो धन ही रहा। इसको जोड़ दो, 8 और 7 15, 15 और 6 21। ये स्टेप क्या है, 1/2 गुणित, ये 1/2 का 1/2 गुणित 8 7 15 और 6 21। अब इसको काट रही, कट ही नहीं रहा, तो लिख दोगे लास्ट में उत्तर क्या, 21/2 वर्ग इकाई। आप लिख दोगे उत्तर डाल के, अतः अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग इकाई होगा। इस प्रश्न को जरूर सीख लेना। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है बेटा, आपको पैटर्न सीखने की। अगर मान लो कि बात कुछ अंक यहाँ पे बदल दिए गए, तो आप लोगों को ये पैटर्न याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसी पैटर्न में बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। और जब सॉल्व कर दो तो लास्ट में इसको आपको पूरा उत्तर डाल के लिख देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरी नज़र में, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक टाइप के प्रश्न और हैं, ये के मान वाले। तो इसमें बच्चों 12वां हो, 13वां हो, चाहे 14वां हो, तीनों मान आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तीनों मान यहाँ पे आप लोगों को सीख लेने हैं। मैं यहाँ पे कोई एक सवाल आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ, तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 12वां नंबर प्रश्न ही, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लें आप लोग। सबसे पहले ये दिया है ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। तो ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। के का मान ज्ञात करना है, तो आप लिख देंगे कैसे, दिए गए बिंदु हैं ए x1 y1। देखो ए क्यों लिखी, क्योंकि इसी में था। तो ये ए बी सी 3 मान है। अब हम लिख देंगे कि x1 y1 मतलब 2 3, x2 y2 मतलब 4 के, x3 y3 मतलब 6 ऋण 3, ठीक है। ये वाला सवाल, ठीक है। अभी बोल रहे थे के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतने इतने संरेखी हैं, ठीक है। अगर इस टाइप का प्रश्न भी बन जाता है कि अगर ये दिए गए बिंदु संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, घुमा फिरा के प्रश्न दे देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जब भी निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों में आपको 3 मान मिल जाएं, तो ये मान के चलो आपको 3 मान मिल गए हैं, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें संरेखी वाली कंडीशन, मतलब यही त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। अब अपन लिख दें, चूंकि तीनों बिंदु, यहाँ पे आपको रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना, ब्लैक पेन से लिख देना। चूंकि तीनों बिंदु, मेरा ब्लैक पेन खत्म हो गया है एक्चुअल में, इसलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, अतः इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। कैसे होगा 0? अरे भाई साहब जी बताई थी ना हमने कंडीशन, इसलिए तो मैंने समझाए थे। तीनों बिंदु संरेखी हैं, अब इनसे त्रिभुज कहाँ से बनेगा? तीनों बिंदु एक ही लाइन पे, तो त्रिभुज तो बन नहीं पाएगा। और जब त्रिभुज नहीं बन पाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं निकलेगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा मतलब की वैल्यू 0 आ गई। तो आप लिख दोगे क्या, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र वही लगाना है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र याद कर लेना। अभी मैंने पिछले अभी एक जो सवाल हल किया था उसमें आपको स्टाइल भी बताया कैसे आपको याद करना है, ठीक है। कोष्टक के बाहर x के मान रहेंगे और अंदर y के मान रहेंगे। अब मान रख दो भैया इसमें 1/2, ठीक है। 2 x1 का मान था 2, तो वो रख दिए, y2 का मान था k, वो रख दिए, y3 का मान था -3, तो बाहर माइनस रहा तो यहाँ कोष्टक लगाए, प्लस x2 का मान 4, y3 का मान -3, y1 का मान -3, प्लस x3 का मान 6, y1 का मान 3, y2 का मान -k। ओके। अब हमने बच्चों यहाँ से क्या करें, मान लगे हाथ आपने 2 का पक्षांतर कर दिए, इस साइड 0 रहा, ये जब 2 इस साइड आया तो बटे में था तो ये ऊपर गुणा में आ गया, भाग में रहा तो गुणा में आ गया, 0 गुणित 2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करें, 2 तो 2, k का k, ऋण ऋण हो गए धन, तो धन के 3, धन के 4, ये जो कहते हो ऋण के 3 और ऋण के 3, तो 3 और 3 मतलब ऋण के 6, धन के 6, 3 माइनस के जो कहते हो। इसको सॉल्व करें, अब इस 2 का अंदर गुणा कर दें, 2 का k में गुणा हुआ तो 2 के, 2 का 3 में हुआ तो 2 दिया 6, ये आ गया। 4 का ऋण 6 में हुआ तो देखो पहले ऋण और धन, तो ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाता है, 4 6 24, धन के 6 का 3 में गुणा हुआ 6 3 18, 6 का k में गुणा हुआ 6 के, ठीक है। और वो भी यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो माइनस के 6 के बराबर 0। अब हम एक काम करो, के वालों को एक साथ लिख लो, ये तो ये 2 के और ये 6 के, ये लिख लिए, ठीक है। ऋण के 24, तो ये ऋण के 24, 18 और 6 कितने होते हैं बच्चों? 24, तो ये धन के 24। अगले स्टेप में धन के और ऋण के कैंसिल हो गए, 24 मतलब खत्म हो गए, 24 में से 24 चले गए खत्म।
2K में से 6K गए, मतलब 6 रुपए की उधारी थी और 2 रुपए नगद रहे, 2 रुपए आपने नगद चुका दिए तो 4 रुपए की उधारी बची ना, 6 में से आपने 2 घटा दिए तो 4 बची, वो भी माइनस के। अब ये माइनस के 4, ये माइनस के 4 का आप ट्रांसफर करोगे तो ये 0 के बटे चला जाएगा, ये बटे चला गया तो 0 बटे कुछ भी संख्या हो तो उसकी वैल्यू 0 ही होती, अतः K का मान क्या आ गया 0, अतः अभिष्ठल K बराबर 0। तो ये K की वैल्यू कितनी निकलेगी इस प्रश्न में 0 निकलेगी। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इस टाइप का कोई और भी प्रश्न आ जाए आपको तो आपको उसको सॉल्व कर लेना है, लास्ट में उनका मान आपका ज्यों का त्यों वही आ जाएगा। तो बच्चों ये प्रश्न भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, 13वां और 14वां, इनको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद इस अध्याय से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा जा सकता है, ये आप समदूरस्थ वाले करना हो तो करिएगा, अदरवाइज छोड़ देना, मेरी नज़र से ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें आप लोग 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखें इस सवाल को आप लोग को कैसे हल करना है। यहाँ बोल रहे थे यदि बिंदु इतने 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 और इतने एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको हम आपको करके बता रहे। देखो बच्चों ये है चित्र, ये जो होता है ये समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, इस गाइड में ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसके 4 मान होते A B C D। ए के निर्देशांक है 6 1, बी के निर्देशांक है 8 2, सी के निर्देशांक है 9 1 और डी के निर्देशांक है P और 3, ठीक है। तो अब वही चीज़ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 इस तरीके से आप रख दोगे, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट सूत्र फिर से आ गया, जैसे 2 बिंदु दिए हुए हैं, एक दिया है x1 और एक x2 y1 y2, ठीक है, इस तरीके से मान दे दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है लिखने में, आपको लिखना है यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे आप लिखोगे x2 y2, ठीक है, x1 y1 और x2 y2 है, तो इनके सूत्र क्या होते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। कैसे, देखो मान लो ये 2 बिंदु दिए होते, मान लो 3 और 1, तो और यहाँ पे होता है 4 और 2, तो जब आप इसके मध्य बिंदु निकालते तो 4 धन 3 बटे 2 करते और 1 धन 2 बटे 2 कर देते, ठीक है। इस तरीके 4 3 आ जाता 7 बटे 2 और 1 और 2 मतलब 3 बटे 2, इस तरीके से। यहाँ भी सेम टू सेम यही होगा। प्रश्न क्या कह रहा था, यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब आप लिखोगे चूंकि हम जानते हैं, पहले तो आपको क्या लिखना है, दिए गए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं इतने इतने और ये चित्र बना देना। फिर आप क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक ये विकर्ण और यहाँ से यहाँ तक ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो आपको ए और सी का मान निकालना है और बी डी का मान निकालना है। मतलब आप ए और सी को हल करोगे एक बार और एक बार बी और डी को हल करोगे, तो आप लिखते हैं इसलिए ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ए का मान कितना था 6 1 और सी का मान कितना था 9 4। तो जब पहली बार आप जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे 6 धन 9, देखो ये 6 धन 9 बटे 2, फिर एक बार 1 धन 4 बटे 2, ये ए सी के लिए। वैसे ही आप बी डी की बात करोगे जब आप, तो ये बी है ये डी है, तो एक बार 8 धन पी बटे 2 और एक बार 2 धन 3 बटे 2। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, आपको ये लेना है और ये लेना है एक बार, और दूसरी बार आपको क्या लेना है, ये लेना है और ये लेना है। सूत्र यही लगेगा जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को हल करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो आप जब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 9 15 बटे 2, 1 और 4 5 बटे 2, फिर 8 धन पी बटे 2, 2 और 3 5 बटे 2, ये आ गया। अब इसको एक्चुअल में कैसे हल करना है, ये एक्चुअल में कैसा लिखा था, ये लिखा था 15 बटे 2 5 बटे 2 8 धन पी बटे 2 5 बटे 2, तो इसको एक्चुअल में ऐसा लिखा जा सकता है, कैसे 15 बटे 2 5 बटे 2 बराबर 8 धन पी बटे 2 5 बटे 2 रहा। अब ये एक्चुअल में क्या है मालूम, गुणा में है ये आपस में, तो ये लिख दोगे ऊपर का गुणा कर दो 15 गुणित 5 और नीचे का गुणा कर दो 2 गुणित 2 मतलब 4। यहाँ पे भी 8 धन पी में 5 का गुणा कर दो, तो 8 धन पी कोष्टक में लिख के गुणित 5 नीचे 2 गुणित 2 मतलब 4। अब गणित का नियम कौन सा होता है, ये 5 बराबर के दोनों तरफ यदि एक सी संख्या हो तो कट जाती है, और ये 4 कट गया, कुल मिला के यहाँ बचा 15 और ये आ गया 8 धन पी। यहाँ से 8 का पक्षांतर करें, 8 इस साइड आया तो ऋण का हो गया, 15 में से 8 गए तो 7 बचे, तो 7 बराबर पी या पी बराबर 7, अतः अभीष्टल पी का मान 7 होगा। तो बच्चों ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को आशा करते समझ में आ गए होंगे। अच्छे से अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप लोगों से पूरे प्रश्न बन जाएंगे।
बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने छोटे भाई बहनों को भी हमारे चैनल की जानकारी ज़रूर दे दें, क्योंकि 9वीं क्लास की भी पेपर होने वाले हैं, तो उनके लिए भी हम ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आ जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अपने किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।